नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं निवेश की तमाम बारीकियां लेकर, जहां पर हम आपको बनाएंगे एक कामयाब और सफल निवेशक। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मनी मंत्रा पर आज जानिए सिल्वर ईटीएफ की बारीकियां। क्या गोल्ड ईटीएफ से बेहतर है सिल्वर ईटीएफ? महंगाई को मात देगा गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ? साल 2022 की 3 निवेश स्ट्रैटेजी जो बचाएंगी आपको नुकसान से। कैसे फायदेमंद हो सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेटर फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड? और वीआरएस लेकर कैसे सुकून से बिताए अपनी जिंदगी, कैसे पूरे हो आपके बच्चों के सपने। मनी मंत्रा आपके हर सवाल का जवाब देगा। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। मनी मंत्रा जहाँ पर बात होती है आपके फ़ायदे की, और इसके लिए हम हमेशा की तरह लेकर आते हैं हमारे ख़ास मेहमान भी, जो आपकी तमाम आर्थिक सपनों के लिए आपको गाइड करते हैं। आज भी हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तेकी। आप दोनों का इस खास पेशकश में स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से सिल्वर ईटीएफ की बातचीत हो रही है, जिस पर अब तक मनी मंत्रा ने निवेशकों को बारीकी से समझाइश नहीं दी थी। मेरे ख्याल से अब ये मौका आ गया है जहां पर हम सिल्वर ईटीएफ में निवेश को लेकर लोगों को बताएं कि क्या अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से इस प्रेशियस कम इंडस्ट्रियल मेटल को आपको शामिल करना चाहिए या नहीं। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले अर्नव जी मुझे ये बताएं कि सिल्वर ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो क्या इसको गोल्ड ईटीएफ, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं एग्जिस्ट करता है, उसी तर्ज पे लॉन्च किया गया है? किस तरह की बारीकी है इस निवेश प्रोडक्ट में, अगर मैं सिल्वर ईटीएफ को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखना चाहूं तो? अगर आप देखें तो जो कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ होते हैं वो कमोडिटी की प्राइस को ट्रैक करते हैं। यानी कि आपके पास नॉर्मली दो चॉइस होती है। यानी कि जब आप एक कमोडिटी ईटीएफ के बारे में बात करते हो, या तो वो प्राइस को ट्रैक करता है या तो वो उस सेक्टर में कंपनीज के शेयर प्राइस को ट्रैक करता है। लेकिन जो प्योर कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वो अपने कमोडिटी के प्राइस को ट्रैक करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जब आपके पास एक गोल्ड ईटीएफ है तो उसमें आप गोल्ड प्राइस पे एक्सपोजर ले रहे हैं, क्योंकि जब आप निवेश करते हो कोई गोल्ड ईटीएफ में तब गोल्ड के प्राइस के उतार चढ़ाव से आपके रिटर्न्स तय होते हैं। उसी तरह से जब आप एक सिल्वर ईटीएफ की तरफ ध्यान देते हो तब आपको ये देखना है कि आप सिल्वर के प्राइस पर एक एक्सपोजर ले रहे हो। यानी कि जब आप निवेश करते हो उस वक्त की सिल्वर की प्राइस, और जब आप वो निवेश को निकालते हो या बेच देते हो उस वक्त की सिल्वर के प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका रिटर्न होगा। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि जो फंड्स आ रहे हैं वो किस सिल्वर प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि वो लोकल सिल्वर प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं या इंटरनेशनल सिल्वर प्राइस को। इसमें फर्क इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोकल सिल्वर प्राइस के बारे में बात करते हो तब आपको इंटरनेशनल प्राइस इफेक्ट एक तरफ रहता है, उसके साथ जो लोकल प्राइस है सिल्वर का उसमें हर दिन जो एक्सचेंज का इंपैक्ट होता है वो भी आ जाता है। तो ये आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि जो सिल्वर ईटीएफ आप देख रहे हो वो किस प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपोजर एग्जैक्टली कितना है। तो ये समझने के बाद आपको ये तय करना है कि इसका आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्थल है और किस प्रकार से आप उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं।
मन जी, जब अर्नब जी ये कह रहे हैं कि किस तरह के सिल्वर ईटीएफ में या किस तरह के सिल्वर के निवेश में आपका ईटीएफ पैसे लगा रहा है, इसको मैं एज एन इन्वेस्टर कैसे समझूं? तमाम तरह की एएमसीज, आईसीआईसीआई प्रू की बात करें, निपॉन इंडिया की बात करें, एबीएसएल की बात करें, सब ने अपने ईटीएफ लॉन्च किए हुए हैं, एनएफओ चल रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कई फंड ऑफ फंड्स भी लॉन्च होंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि आपका ईटीएफ किस तरह के सिल्वर में निवेश कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मुझे अगर पैसे लगाने हैं इसमें, तो मैं कैसे समझूं कि मेरे पैसे सिल्वर ईटीएफ में कहां-कहां लगाए जा रहे हैं? देखिए कविता, बेसिकली जो भी ईटीएफ होता है उसमें एक अंडरलाइंग एसेट होती है, और यहाँ पे क्योंकि हम सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहे हैं गोल्ड की तरह से, तो यहाँ पे भी जो अंडरलाइंग एसेट है वो सिल्वर है। अभी आप उसकी जो गाइडलाइंस है सेबी की सबके लिए सेम है। किस तरह से उसका अंडरलाइंग एसेट्स होगी, किस तरह से उसका वैल्यूएशन होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड जो लॉन्च करेंगे, बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उनमें आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे हम देखेंगे कुछ ईटीएफ थोड़े पॉपुलर होंगे, उनका जो एयूएम साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो उसमें हमने देखा है कि जैसे गोल्ड में भी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कुछ समय तक थोड़ी सी लिक्विडिटी की इश्यू रहती है, फेयर प्राइसिंग नहीं मिलता है। तो आई थिंक जैसे जैसे वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जिस ईटीएफ में ज्यादा बढ़ेगा, वहां पे मुझे लगता है आपको लिक्विडिटी थोड़ी सी बेटर मिलेगी, और जैसा मैंने कहा कि इवन प्राइसिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो जो भी सिल्वर ईटीएफ है उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर आप जैसे गोल्ड के ईटीएफ में भी रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और इसमें भी यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मिनिमम जो अमाउंट है सब ईटीएफ में हमने देखा कि 100 रुपीज है, और जो प्राइसिंग होगी, जो बेसिकली यूनिट जो होगी, वो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर के बराबर होगी। तो आई थिंक ब्रॉडली पैरामीटर्स वही हैं, गाइडलाइंस वही हैं, और जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा फर्क एक दूसरे ईटीएफ में नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा निवेश राशि की हम बात कर लेते हैं, और जब इसे बेचना हो तब हमें क्या करना चाहिए? तो अर्नब जी, क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे तो हम इसको बेच भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि एनएफओस खुले हुए हैं, तो क्या हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है? हालांकि ये जो फेज़ है जहाँ पर आप सीधा फंड हाउस के पास जाके अर्जी लगा सकते हैं और यूनिट्स खरीद सकते हैं, लेकिन ये डिपॉजिट तो आपके डीमैट अकाउंट में ही होंगे। तो किस तरह से खरीद और बिक्री की जा सकती है और क्या मिनिमम अमाउंट होगा? देखिए, जो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, तो आपको इसे एक नॉर्मल इक्विटी स्टॉक की तरह ही ट्रीट करना होता है। तो उसमें जो होल्डिंग होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, क्योंकि आपको वहीं से खरीदना और बेचना है। अब फर्क इतना इसमें रहता है कि जब आप एक एनएफओ चल रहा है, यानी कि ये फंड का इनिशियल पीरियड है, तब वहां पर जो मिनिमम अमाउंट है, और वो मोस्ट केसेस में सिल्वर ईटीएफ के बारे में वो 100 रुपीज से शुरू होता है। तो वहां पर जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तब फंड्स आपको इनिशियल यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं। जब ये एनएफओ पीरियड खत्म हो जाएगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप नए यूनिट्स ऐड करने जा रहे हो, तब आपको जो जिसे खरीदना है उसे आप नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे आप कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट खरीदते हो उसी तरह खरीदना है। अब फर्क यहाँ ये आता है कि जब आप ईटीएफ को नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदते हो, तब वहां पर सामने की साइड एक और निवेशक होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विडिटी को ध्यान में रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप नॉर्मल डीलिंग्स में खरीदने या बेचने जाते हो, तब मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि दूसरे निवेशक क्या कर रहे हैं, क्या वो एक ऑपोजिट साइड पे पोजीशन लेने के लिए तैयार है, उसको देखना जरूरी है। तो जैसे एनएफओ पीरियड खत्म होगा, उसके बाद जो आपका डीलिंग है, या आप खरीदे या बेचे, दोनों में एक नॉर्मल स्टॉक की तरह ही आपको देखकर उसे बेचना है। लेकिन फर्क ये है कि ये इसका जो प्राइस जो डिटरमाइन होता है, उसका मूवमेंट, वो सिल्वर प्राइस के मुताबिक होता है। तो प्राइस को जो फैक्टर इंपैक्ट करते हैं वो एक है, लेकिन डीलिंग एक नॉर्मल दूसरी सिक्योरिटी की तरह ऑन द स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही।
अच्छा हेमंत जी, सिल्वर एज अ कमोडिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेशियस मेटल की तरह भी ट्रीट करते हैं क्योंकि ये सोने की कीमतों को भी फॉलो करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, जहाँ पर हम इसको तमाम सेक्टर्स में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। जब भी किस तरह का बदलाव हो इकॉनमी में, डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो, तो चांदी की कीमतों पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए सोने के मुकाबले अगर हम देखें तो चांदी एज अ कमोडिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होती है, क्योंकि ये बेस मेटल्स को भी ट्रैक करती है, तो इस तरह से इसकी कीमतों पर भी इम्पैक्ट होता है। मुझे आपसे ये समझना है कि कमोडिटी डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ज़्यादा बैलेंस्ड क्या गोल्ड ETF पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा, या आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं अगर आपको कमोडिटी के लिहाज से डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कविता, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि जो ये ऑप्शन मिली है अभी सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने की, तो जाहिर सी बात है कि देखिए हमारे देश में अगर हम मेटल्स की बात करें, प्रेशियस मेटल्स की बात करें, तो दोनों ही जो है काफी प्रेफर्ड चॉइसेस रही हैं। ऑफकोर्स सोना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो सोना और चांदी दोनों की ही अभी आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और सिल्वर की अगर हम ब्रॉडली जैसे बात करें तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 50% जो उसकी कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है, उसके अलावा वो ज्वेलरी और एज एन इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो आई थिंक बेसिक डिफरेंस हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है उसकी इंडस्ट्रियल यूज में होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, डेफिनेटली सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी और हम देखेंगे कि सिल्वर अच्छा करेगा। लेकिन अगर हम उसको गोल्ड से कंपेयर करें, जैसे मैंने कहा 80% फ्रेशली मिंटेड हो या तो फिर जो रिसाइकल गोल्ड है वो ज्वेलरी के लिए यूज होता है, और उसकी काफी बड़ी मात्रा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स या जो पेंशन फंड उनके पास एज ए अंडरलाइन रहती है, तो प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है। तो एक चीज हमें समझना है, एक तो ये इसकी प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या होता है, देखिए जब मार्केट नीचे जाता है या इकोनॉमी में कुछ अगर थोड़ा डिप्रेशन हो तो हम फिर गोल्ड की तरफ भागते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका वो प्रोटेक्शन मिलता है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसमें दो चॉइसेस है आपके पास, गोल्ड और सिल्वर। बट अगर आप प्योरली फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी एक बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जैसे थंब रूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चलिए आपका 10% पैसा जो है वो गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड इसलिए पूरा फोकस रहता था क्योंकि उस समय पे सिल्वर की आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर आपके पास अभी ऑप्शन है, तो अगर आपका ऑलरेडी एक्सपोजर उतना हो चुका है, तो फिर आपको सोचना होगा कि आपको सिल्वर में जाना है कि नहीं। या अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इन एनी केस फिजिकली या फ्यूचर्स में सिल्वर में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ये बेहतर ऑप्शन है। और प्योरली फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है अभी गोल्ड इज स्टिल बेटर बेट। यस, अगर हम बात करें जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उस समय पे रिटर्न आपको चांदी में अच्छा मिलेगा, और ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन को बीट करने की बात है तो वो भी मिलेगा। लेकिन हम ये मत भूलें, अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो पिछले 10 साल की अगर मैं सिल्वर की रिटर्न देखूं तो वहां पे सिर्फ 2% का एनुअल CAGR है। तो आई थिंक इस चीज को हमें ध्यान रखना है डिसीजन लेने से पहले। चलिए, एक सवाल मुझे पूछना है एवरेज एक्सपेंस रेशियो का, जो कि अर्नब जी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ETF का 0.67% है। चांदी में एवरेज एक्सपेंस रेशियो निवेश करने को लेकर क्या होगा? हालांकि ETF एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम देखें तो क्योंकि ये किफ़ायती होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको इसमें निवेश कर लेना चाहिए अगर आप किसी पैसिव तरह की इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं। लेकिन सोने सिल्वर ETF को लेकर एवरेज एक्सपेंस रेशियो क्या होगा आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक देखिए, जब भी आप इस प्रकार के ETF को देखते हैं तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो एक एक्टिवली मैनेज फंड से कम ही रहता है। तो गोल्ड का आपके पास एग्जांपल है और इतने सारे फंड्स है, तो वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एवरेज क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से सिल्वर का जो एवरेज आएगा अल्टीमेटली वो गोल्ड ETF का है, उसी रेंज में आएगा। तो आपको आगे जाते हुए यही देखने को मिलेगा कि जो कमोडिटी ETF है उनका जो एवरेज रेशियो है 0.5 से 0.75 के रेंज में रहेगा। उस
ऑलराइट हेमंत जी, अब क्योंकि आने वाले वक्त में हम फंड ऑफ फंड्स भी देखेंगे आता हुआ चांदी को लेकर, जो कि एएमसीज लॉन्च करेंगी, मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर ईटीएफ को तवज्जो दें या फंड ऑफ फंड, और किफ़ायती कौन सा विकल्प होगा? देखिए, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। जैसे गोल्ड में भी हमने देखा, गोल्ड सेविंग फंड भी है, गोल्ड ईटीएफ भी है। अगर आप एक ऐसे निवेशक है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है, और आप फेमिलियर हैं कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करनी है, आप ऑलरेडी एक ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आपके लिए ईटीएफ अच्छा रहेगा। जब हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स की, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि खास सिर्फ आप, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना और सिर्फ सिल्वर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए अगर आप डीमैट अकाउंट खोलें तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने हैं, तो वो शायद आपके लिए एक किफायती ऑप्शन नहीं रहेगी। तो वहां पे फिर जो ऐसे निवेशक जो हैं, उनके लिए ये जो फंड ऑफ फंड है, सिल्वर फंड ऑफ फंड, वो एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे। और ये सिल्वर फंड ऑफ फंड जो है, उसी म्यूचुअल फंड के जो ईटीएफ है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप उस तरीके से भी जो ईटीएफ है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लियरली डिसीजन वो डिपेंड करेगा। अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आपके पास ईटीएफ है, तो आप ईटीएफ खरीदेंगे। अगर आपके पास नहीं है और आपकी कोई इच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करने की नहीं है, सिर्फ इसके लिए अगर आपको ईटीएफ अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। वहां पे फंड ऑफ फंड एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। चलिए, तमाम बारीकियाँ सिल्वर ईटीएफ को लेकर जो आज आपको हमने मनी मंत्रा पे दी है, और अगर आप भी कमोडिटी विस्तार अपने पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से सोने या चांदी के ईटीएफ को लेकर भी कंफ्यूज हैं, तो अपने सवाल डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। 9619873567 हमारा ये नंबर है जहाँ पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हम शो पर आपके सवाल शामिल करके हमारे एक्सपर्ट से आपको आपकी फाइनेंशियल रणनीति दिलवाएंगे। लेकिन आज मनी मंत्रा में एक और मुख्य टॉपिक है जहां पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हम आपको आज 3 रणनीतियां बताने वाले हैं जो उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपको हर वक्त हर समय याद रखनी है, खासतौर से तब जब आपके पास एक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो हो। कुछ बुनियादी बातें अर्णव जी जहां पर हम चर्चा में लेकर आएंगे, बाजार की चिंताओं को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार निवेशक कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। 2021 जैसी तेज़ी अमूमन रिपोर्ट्स में हम कह रहे हैं कि आने की संभावना नहीं है, इसीलिए बहुत सारे निवेशक जो कि इक्विटी में काफ़ी मुनाफा कमा चुके हैं, कुछ मुनाफा बांध कर भी ले जाना चाहते हैं। ओमिक्रॉन की चिंताएं लगातार बढ़ रही है, जिसको फिलहाल बाजार दरकिनार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के लिहाज से हम देखें तो अभी भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने के मूड में सरकार है नहीं, और ना ही किसी फिस्कल स्टिमुलस को लेकर कोई बात हो रही है। बजट यहाँ पर आने को है, लेकिन उसके बावजूद SIP, STP और एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अपनाएं, तो आप इस उतार चढ़ाव के माहौल को जो है आसानी से पार कर सकते हैं, तर कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का समय क्या वाकई है अगर मैं एक लंबी अवधि का इन्वेस्टर हूं और मैंने अपनी गोल बेस्ड अप्रोच अपनाई है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए? अर्णव जी, अगर आपने गोल बेस्ड अप्रोच अपनाई हुई है, तो ये आपके पूरे प्रोसेस में ही आ जाएगा कि आप एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एक अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। तो इसका एक तय समय होता है, शायद आप 1 साल में कर रहे हो, या अगर मान लीजिए कि बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ गए तो शायद आप 6 महीने के बाद कर रहे हो। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ये पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, जो यही है कि जब आप इक्विटी में आप एक्सपोजर ले रहे हैं, तो आप एक रेगुलर तरह से निवेश करें। तो यहीं पे SIP और STP आ जाता है। दूसरी बात यह है कि आप बहुत समय इस पे न गंवाएं कि कौन सा फंड चुनूं, कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक चुनूं। मेन रीजन यही है कि हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली जो आपके रिटर्न्स आते हैं, दे आर मोर गाइडेड बाय द फैक्ट कि आपने कितना एसेट एलोकेशन में, किस तरह से आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ। तो इसीलिए किस एसेट क्लास में आप पैसा रोक रहे हैं, ये ज्यादा महत्व का है। तो आपको उस पे समय और ध्यान देना चाहिए। तो ये जब बुनियादी बातें आपने कर ली है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या इस प्रोसेस में कोई बहुत बड़े बदलाव आए हैं जो मेरे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लक्ष्य के सामने जब मैं जा रहा हूं तो उससे अलग हो रहे हैं। तो जब ये समय आता है
तब ही आपको ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में कुछ करना होता है। और इसीलिए नॉर्मल प्रोसेस में हम एक तय सीमा होती है जब हम कहते हैं कि इसके बाद आप एक बार पोर्टफोलियो को चेक करिए और अगर कुछ है तो तब रीबैलेंस कीजिए। तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर रीबैलेंस करने का कोई फायदा नहीं है और ये एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी। चलिए थोड़ा सा और बारीकी से जाते हैं और एसआईपी और एसटीपी का महत्व हम समझते हैं। हेमंत जी, एसआईपी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि आपको निवेश में बनाए रखता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और उसी तरह आपको कोई बहुत बड़ी राशि का इंतज़ार नहीं करना है अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप केवल 500 रुपये बचा सकते हैं और आपके आर्थिक सपने हैं तो उसी से ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। और एसआईपी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बाज़ार के हर लेवल में पैसे लगाते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके गणित को मैं समझना चाहती हूँ हेमंत जी। मैं अगर ये कह रही हूँ कि मैं बाज़ार के हर लेवल पर पैसे लगाती हूँ तो मुझे बाजार के गिरने का और बाजार के चढ़ने का फायदा कैसे होता है? बाजार के गिरने पर मैं पैसे लगाती हूँ तो मुझे किस तरह से ज़्यादा यूनिट मिलते हैं जो कि बाजार चढ़ने पर शायद नहीं होता है। बाजार अगर जाता है तो मेरी जितनी कॉस्ट की यूनिट्स होंगे मैं उतनी ही खरीद पाऊंगी। इसकी एवरेजिंग का फायदा मुझे कैसे मिलता है? देखिए कविता, बिल्कुल सही है। जहां तक एसआईपी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसका एवरेजिंग का होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे लिए इन्वेस्टर बनने से पहले आपको सेवर होना जरूरी है और वहां पे भी हमने कई बार देखा कि इन्वेस्टर्स का जो डिसिप्लिन नहीं होता है। तो जब आप एसआईपी के लिए एनरोल करते हो, आप कमिट करते हो कि आप एक पर्टिकुलर दिन में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स म्यूचुअल फंड में डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेविंग है वहां पे भी डिसिप्लिन आएगा। वो पैसा आप सेव करेंगे तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज आपने ये की कि आपने सेविंग करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आपने मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं की। आपने ये नहीं देखा कि मार्केट का लेवल कौन सा है, क्योंकि एक फिक्स डे पे फिक्स पैसा आपका निकलता है तो ये पैसा जो है चलता रहता है। अब जैसा आपने कहा कि हमें फायदा कैसे होता है, एवरेजिंग का फायदा कैसे होता है। देखिए हमने क्या देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है और शायद यही कारण है कि इक्विटी को एक ऐसी एसेट क्लास माना जाता है कि जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पॉजिटिव देता है, यानी इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। लेकिन इंटरिम पीरियड जो होता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, वहां मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे फेज भी आते हैं जब कुछ समय तक लगातार बाजार गिरता है, कुछ समय तक बाजार जो है ऊपर जाता है। लेकिन वॉलेटिलिटी जो है एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है स्टॉक मार्केट का, वो हमेशा समय समय हमें फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ऑब्वियसली एनएवी नीचे आएगी। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। जब मार्केट ऊपर है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़े कम मिलेंगे। ओवर ए पीरियड, लॉन्गर पीरियड, जैसा मैंने कहा मार्केट ऊपर जाता है लेकिन वो इंटरिम पीरियड में जो वॉलेटिलिटी है उसका फायदा आपको ये होता है कि आपकी जो एवरेज है वो नीचे आती है और उससे आपके जो रिटर्न्स हैं अच्छे होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा डर जो होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ये होता है कि वॉलेटिलिटी। एवरेजिंग के फायदे से, एक डिसिप्लिन तरीका मेंटेन करने से आप उस वॉलेटिलिटी को ना ही टैकल करते हो बल्कि उसको अपने एडवांटेज के लिए बनाते हो, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो कि मार्केट का लेवल कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपने एक टाइम कमिटमेंट की उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करते जाइए, तभी आपको सही मायने में जो इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज होगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा आपको, क्योंकि आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करोगे, आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स या तो ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। कभी कभी हमने देखा पीछे जब मार्केट थोड़ी अच्छी चल रही थी तो इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि मेरी हर इंस्टॉलमेंट जो है वो ऊपर के लेवल पे जा रही है, तो क्या मेरा डिसीजन एसआईपी करने का सही है? देखिए जैसा मैंने कहा, फेज होंगे जब हो सकता है आपकी हर एवरेज जो है ऊपर जा रही है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि मार्केट उससे भी ऊपर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप डिसिप्लिन कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस दोनों तरीके से आपको फायदा होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप एसआईपी शुरू करें, जो आपकी टाइम कमिटमेंट है, जो आपने होराइजन देके चला है, उसके साथ कमिटेड रहिए। एसआईपी कैन गिव अमेजिंग रिजल्ट्स टू यू। एसटीपी की बात करते हैं, जहां पर एक मुश्त निवेश अगर आप बाजार में करना चाहते हैं तो ये ना करके आपको किश्तों में निवेश करना चाहिए। एसआईपी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां पर अगर आपके पास एक मुश्त राशि पड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि अच्छा बाजार अभी गिरा हुआ है या बाजार के लेवल को भी ना समझते हुए अगर आपको लगाने ही है पैसे, तो कैसे किश्तों में लगाया जाए समझदारी से। तो किश्तों में पैसे लगाने का, अर्णव जी, ये जो तरीका है जिसको हम एसटीपी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? बाजार की चाल भले जैसी ही हो, क्या हमेशा हमें किश्तों में ही निवेश करना चाहिए इक्विटी बाजार में?
आपके पास एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है और आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश करने वाले हैं, तो आपको जितना आप अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली सिर्फ वो बेसिक प्रिंसिपल के आते हैं जो यही है कि आपका कॉस्ट एवरेज हो जाएगा। अब जब आप एसआईपी देख रहे हो तब उसमें क्या है कि आपके पास पैसा हर महीने आ रहा है या एट रेगुलर इंटरवल्स आ रहा है, इसीलिए आप उसे रेगुलरली स्प्रेड कर रहे हो। जब हम एसटीपी की बात करते हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ डिफरेंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से डिफरेंट है कि आपके पास एक लमसम पड़ा हुआ, लेकिन लमसम एक ही समय में इक्विटी में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, जोखिम इसलिए होता है क्योंकि एक ही कॉस्ट अगर आपकी वही हो जाती है तो वहां से मूवमेंट्स काफी शार्प हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये रिस्क बढ़ाता है। तो एसटीपी के माध्यम से आप वही प्रिंसिपल अचीव करना चाहते हो जो आप एसआईपी से कर रहे हो, यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, एवरेजिंग आउट ऑफ कॉस्ट और रिडक्शन ऑफ रिस्क। तो यही चीज आप एसटीपी में करते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि आपके पास एक लमसम है, तो वो लमसम आप एक डेट फंड में डाल देते हो जहां पर रिस्क ऑफ इरोजन कम है, और वहां से रेगुलरली हर मंथ ट्रांसफर करते हो। इसका बेनिफिट ये है कि एक साइड पे इक्विटी में आपका रेगुलर निवेश चालू है, यानी कि वहां एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरी साइड ये जो आपके पास लमसम है वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे पड़ा हुआ है, कुछ कमा नहीं रहा है, क्योंकि आपने डेट फंड में रखा हुआ है तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप दो ऑब्जेक्टिव एक साथ अपने लमसम के साथ अचीव कर रहे हो, और इससे आपका निवेश जो है वो लेस रिस्की हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए दो तरह की कैटेगरी, मल्टी एसेट एलोकेटर फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड्स अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं तो हेमंत जी क्यों ये सही समय है? फंड्स के नाम तो खैर हम स्क्रीन पे शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो दो कैटेगरी जिसका मैंने जिक्र किया, ये कब और किन सूरतों में आपको अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए? देखिए कविता, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बनी हैं और मुझे लगता है आगे जाके इनका रोल जो है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज्यादा होगा। पहले इनको समझते हैं है क्या। जब हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हो तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो एसेट एलोकेशन है वो डायनेमिक है। जैसे उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है ब्रॉडली इक्विटी में होती है और आर्बिट्राज और डेट में होती है। तो इक्विटी का जो एलोकेशन है वो हर म्यूचुअल फंड का एक इन हाउस मॉडल रहता है, यानी वो मार्केट लेवल के हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी का एलोकेशन कम होता है, और मार्केट जब नीचे जाता है तो वो एलोकेशन जो है बढ़ाते हैं, और बाकी पैसा जो है वो आर्बिट्राज और डेट में होता है। और इस तरीके से होता है कि जो आर्बिट्राज और इक्विटी की जो कॉम्बिनेशन है टोटल जो है वो 65% से ज्यादा हो, ताकि आपको वहां पे इक्विटी का टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। मल्टी एसेट क्लास जो फंड है सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें कम से कम 3 एसेट क्लास होनी चाहिए। दूसरी बात, हर एसेट क्लास के अंदर कम से कम 10% का एक्सपोजर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको मिलती है डाइवर्सिफिकेशन। तो एक तरफ आपको मिलती है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, दूसरी तरफ आपको डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन दोनों जगह पे है, लेकिन मल्टी एसेट में आपको 3 से ज्यादा भी एसेट मिलती है। जैसे इक्विटी मिलती है आपको, वहां पे आर्बिट्राज, हेज और अनहेज दोनों पोजीशन, डेट मिलता है आपको, वहां पे गोल्ड ईटीएफ भी है। मुझे लगता है जैसे अभी सिल्वर आ रहे हैं तो जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो शायद सिल्वर भी शामिल करेंगे, कमोडिटीज फ्यूचर्स है उसके अंदर। तो आई थिंक हमें ये समझना है कि इस समय पे अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो या तो मार्केट लेवल से डरे हुए हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितना पैसा हम किस एसेट क्लास में लगाएं, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए, या ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पैसिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, पैसिवली मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवली आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं करते इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, तो मुझे लगता है ये जो फंड्स हैं ये काफी बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि एक तरफ तो आपको उसको टाइमिंग नहीं करना, फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है, दूसरी तरफ आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफी टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस हैं वो कर रहे हैं फंड मैनेजर, आप नहीं कर रहे हो। आपको टैक्सेशन तभी लगेगा जब आप अपनी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन करोगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कविता, ये आज की वॉलेटिलिटी के समय तो अच्छे हैं ही, बट मुझे लगता है अदरवाइज ऑल्सो अगर आप ऐसे निवेशक हैं, नए हैं, नहीं चाहते हैं कि पूरा पैसा इक्विटी में जाए, नहीं डिसाइड कर पाते हैं किस तरह का एसेट एलोकेशन हो, तो ये दोनों की जो कैटेगरी के जो फंड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ उस समय जब मार्केट वॉलेटाइल है, उस समय भी जब, जैसा मैंने कहा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से, और क्योंकि ये सब पैकेज रहता है एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है, बजाय इसके कि डिफरेंट फंड्स में पैसा लगाएं, मॉनिटर करें, उसको रीबैलेंस करें। मुझे लगता है ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ मार्केट लेवल देख के अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, सिर्फ इसलिए इन फंड में जा रहे हैं क्योंकि आज वॉलेटाइल है,
तो मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा। थोड़ा सा समय लगाने की जरूरत है कि वाकई में कितने सूटेबल है और कितना पैसा मेरे पोर्टफोलियो का इन फंड्स में लगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझदारी से इन फंड्स की ओर रुख करना है। मौजूदा पोर्टफोलियो के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा फैसला लेना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में डालें। लेकिन चलिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का चेकअप हमसे करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। 9619873567 हमारा नंबर है। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को। और चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हेमंत पुस्तक अर्नब पंड्या हमारे आज के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश भाटिया हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गिरीश, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपको 17 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपए और मौजूदा आप जो निवेश कर रहे हैं वो लगभग 6,000 का है, जिसके लिए आपने 6 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। और HDFC टॉप 100 है, टाटा का डिजिटल इंडिया है, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस फोकस 25 है और ICICI प्रू का PhD फंड है। गिरीश, कितने साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? मैडम, ये मैं करीबन 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल कहा आपने? आपकी आवाज़ नहीं आई। 1 ईयर कंप्लीट। अच्छा, तो अभी आपने कहा है कि आपकी जो उम्र है वो 41 है और आपको 58 में चाहिए 1 करोड़ रुपए। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप रिटायरमेंट को लेकर ही प्लानिंग करना चाहते हैं, है ना? यस। टाटा डिजिटल इंडिया और ICICI प्रू का PhD फंड आपने पोर्टफोलियो में क्यों डाला? कोई खास वजह? मैम, हेलो, आपका आवाज कट रहा है। टाटा डिजिटल, ICICI प्रू PhD, टाटा डिजिटल और ICICI प्रू PhD फंड पोर्टफोलियो में शामिल करने के पीछे कोई खास वजह है गिरीश? टाटा डिजिटल इसके लिए रखा था क्योंकि IT स्टॉक्स का मूवमेंट बहुत अच्छा था लास्ट 1 साल से, वो हिसाब से रखा था, लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से। और एक ICICI प्रू का PhD का वो पर्पस के लिए रखा था क्योंकि ये कोविड और जो नॉर्मल जो भी अपना जो है फार्मा इंडस्ट्री इज गोइंग, so on that basis I also just keep this mutual fund my portfolio। तो मुझे ये बताइए, आपने खुद अपना पोर्टफोलियो बनाया, ऐसा मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है। राइट। आपने निवेश और कितना बढ़ाना है? बढ़ा सकते हैं? बताइए। हाँ, बोलिए मैम। चलिए हेमंत जी, फिलहाल जितना निवेश कर रहे हैं वो तो कम ही है और इनको 17 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे बताएं, 2 स्पेसिफिक फंड्स पे मेरा सवाल है, टाटा डिजिटल और ICICI प्रू PhD। ये कह रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखी इसीलिए फंड्स को पोर्टफोलियो में डाल दिया। ये कोई सही तरीका नहीं होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में डालने का। आपको अपने लक्ष्य को देखना होता है और साथ ही अगर आप सेक्टर को ट्रैक नहीं करते हैं तो उसके उतार चढ़ाव को लेकर आपको बारीकियों में जानने की ज़रूरत पड़ती है। इनका पोर्टफोलियो किस तरह से डाइवर्सिफाइड है मौजूदा स्थिति में, कहाँ कमी है? हेमंत जी, देखिए, सबसे पहले तो इनके आई थिंक हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इनके टारगेट के हिसाब से। इनके पास 17 ईयर्स का समय है। इन्होंने कहा कि वो 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इनको 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचना है, अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब इनको 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। इन्होंने कहा 1 साल पहले से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो अभी भी उनके पास काफी लंबा समय, इसके बाद भी 17 ईयर्स है उनके पास इसको बढ़ाने के लिए। तो कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके जो गैप है, जितना उनको इन्वेस्ट करना, जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों को थोड़ा सा गैप को कम करें ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, 6,000 है, आई थिंक 6 फंड है उनके पास। जाहिर सी बात है कि एक 6,000 में 6 फंड एक केस है डेफिनेटली ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो 2 फंड्स की उन्होंने बात की, मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं आज के समय में अगर मुझे 2 सेक्टर देखते हैं तो दोनों सेक्टर की चॉइस इनकी अच्छी है, चाहे वो IT फंड हो चाहे वो फार्मा फंड हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसको बहुत ही एक्टिवली मैनेज करना होता है, क्योंकि सेक्टर में
स्पेशली हालांकि अगर हम आईटी को देखें तो काफी समय से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और फार्मा पिछले कुछ 1-2 साल में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उससे पहले अच्छी थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब वो साइकिल्स आती हैं तो आपको उसको मैनेज करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके रिटर्न जो है थोड़े कम आ जाते हैं। एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि 17-17 ईयर्स में आप इस साइकिल्स को आप फॉलो कर सकें और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकें समय से समय तक। इसीलिए हमेशा हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाइए, और अगर आपके फंड मैनेजर को लगता है कि आईटी में या फार्मा या बैंकिंग जहां पे भी पोटेंशियल है, तो आप देखेंगे कि उनका जो एक्सपोजर है उन सेक्टर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक इंपॉर्टेंट है देखना कि आपके पोर्टफोलियो में उनका एलोकेशन कितना है, और ये किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतर है कि आप चाहे आपने फंड अच्छे चुने हो, चाहे आपने सेक्टर अच्छे चुने हो, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो आपको अगर दूर है तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी इन दोनों की जो एसआईपी आप बंद करें, और एक कैनरा रोबेको का एक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो लार्ज और मिड कैप है, काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, गुड क्वालिटी, और मुझे लगता है एज ए सेगमेंट एज ए कॉम्बिनेशन ये अच्छा करेगा। तो ये एक चेंज कीजिए, आपके बाकी फंड्स आप रिटेन कर सकते हो, और जैसा मैंने कहा आपको 9,000 रुपीज से अपनी एसआईपी बढ़ानी है, जितना जल्दी हो सके बढ़ाइए, और इन्हीं फंड्स में उस पैसे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ज्यादा फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, और फंड आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट कम करने की सलाह है, लेकिन हाँ जो चीज़ आपको बढ़ानी है गिरीश वो है आपका इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगले दर्शक हमारे साथ अनिल प्रकाश हैं फ़ोन लाइन पर, और इन्हें चाहिए 7 साल में 1 करोड़ रुपए। फ़िलहाल मौजूदा निवेश जो कर रहे हैं एसआईपी के ज़रिए वो राशि लगभग 15,000 रुपये की है, और इनके पास सीआर ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, एक्सिस मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस स्मॉल कैप भी है। अनिल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मुझे ये बताएं, आपने किसी आर्थिक सलाहकार के पास जाकर अपना ये पोर्टफोलियो बनाया है, या खुद ही बाज़ार की को लेकर आपने रिसर्च की है और ये पोर्टफोलियो शामिल किए हैं, फंड्स शामिल किए हैं पोर्टफोलियो में? मैडम हेलो जी अनिल, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ मैडम, मैंने खुद बनाया पोर्टफोलियो। ठीक है, आपकी वाइफ भी इन्वेस्टमेंट करती हैं? आपने क्योंकि कहा है कि एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस ब्लू चिप आपने उनके पोर्टफोलियो में डाले हैं। हाँ जी। अच्छा, तो 7 साल के बाद जो 1 करोड़ चाहिए आपको, क्या करेंगे उससे? मैडम मैं बैंक में सर्विस करता हूँ, मेरी 52 ईयर्स एज हो गई है, तो उस टाइम रिटायरमेंट टाइम आ जाएगा मेरा। ऑलराइट, अर्नब जी, थोड़ा सा फंड मिक्स पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का मिड कैप है। मिड कैप के इनके पास एक एक्टिव और एक पैसिव है, क्योंकि अगला ही फंड इनका इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का, जो कि मिड कैप 150 है। कैनरा रोबेको का ब्लू चिप भी है इनके पास, एक्सिस का भी ब्लू चिप है, एक्सिस का स्मॉल कैप भी है। तो अब मुझे ये समझना है आपसे, इन्होंने एक और इमर्जिंग ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर सलाह मांगी है। रेपिटेशन नहीं हो जाएगा अर्नब जी अगर ये इसको पोर्टफोलियो में डाल दे? तो कुछ फंड से तो निकलना पड़ेगा इनको अभी। जी, अगर हम इनके पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें जो मिड कैप का एक्सपोजर है वो थोड़ा ज्यादा है, और उसमें खास करके एक एक्टिव है, एक पैसिव है। यानी कि जो पैसिव फंड है वो एक ब्रॉड बेस्ड फंड है, यानी कि पूरा का पूरा वर्चुअल मिड कैप बास्केट उसमें आ जाता है। दूसरी बात ये है कि उनके फंड्स में रेपिटेशन है, और तीसरी बात ये भी है कि एक्सिस के काफी सारे फंड है, तो ये अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स है एक्सिस के अक्रॉस सेक्टर्स, लेकिन वहां पर जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब इनको 2 चीज करनी होगी। एक तो कि जो मिड कैप का जो एक्सपोजर है उसमें से जो पैसिव फंड है उसमें से वो निकल जाए, और इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जो इनका एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उनको एक फोकस्ड फंड जैसी चीज पे ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से एसपीआई फोकस जैसा फंड अगर ये चूज करते हैं तो वो इनके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये एक चीज उनको ध्यान में देखनी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर उनको जो
एक्सिस का इतने सारे फंड्स है, उसमें से भी अगर उनको थोड़ा एक्सपोजर रिड्यूस करना है तो मेरे हिसाब से एक एक्सिस ब्लू चिप में से वो निकल के कोई दूसरे और लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। ये दो चीज एज रिगार्ड्स द पोर्टफोलियो है, लेकिन इनके पूरे पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो उनके गोल के साथ अगर इसकी तुलना करें तो क्योंकि इनको सिर्फ 7 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उससे अगर हम 12% पर एनम का भी अनुमान लगाए तो उनको ओवर 75,000 पर मंथ का निवेश करना होगा, जो आज की तारीख में इसका सिर्फ 1/5 ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको ज्यादा ध्यान इस पर भी देना होगा कि किस प्रकार से वो अपना निवेश बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य जो है उसमें समय काफी छोटा है। तो या तो उनको समय बढ़ाना पड़ेगा या एक्चुअल अमाउंट थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग निवेश है उससे तो वो अपने लक्ष्य से काफी दूर रह जाएंगे। इसीलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने लक्ष्य के पास आप पहुंचेंगे। वो चलिए, तो अनिल जी, मिड कैप में आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टेड थे, तो वो आपको कम करने की सलाह दी जा रही है। SBI फोकस फंड डालना है पोर्टफोलियो में, और आपको एक्सिस के 3 जो फंड हैं और उसको आपको मिरर एसेट लार्ज कैप फंड से बदलना होगा और अपने निवेश को बढ़ाना होगा अगर आप अपनी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे अगले दर्शक योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इनको VRS से लगभग 18 लाख मिले हैं, जिसको इन्वेस्ट करने की ये स्ट्रैटेजी हमसे जानना चाहते हैं। योगेश जी नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे ये बताएं कि 18 लाख आपको कैसे कैसे विभाजित करके निवेश करने हैं। आपने VRS ले लिया है तो क्या इसी 18 लाख में से आपकी रेगुलर इनकम की का भी प्रबंध है? जी मैम, इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ पार्ट मैं निवेश करूँ, जो कुछ पार्ट उसमें से सेव भी रहे, और इसमें से कुछ रेगुलर निवेश भी आए, सो जो मुझे अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए इसमें। तो कहाँ पे डाइवर्सिफाइड में मैं कहाँ इन्वेस्ट कर पाऊँ इसमें? तो मुझे बताइए, आपको हर महीना कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? जो आप 18 लाख में से रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं वो कितनी होगी, कितने की रिक्वायरमेंट होगी हर महीना? मैम 40 से 50,000 के लगभग आ जाए। 40 से 50 हज़ार कहा आपने? जी मैम। ठीक है हेमंत जी, तो यहाँ पर हमें 18 लाख को ही आप पूरी तरह से निवेश करने की सलाह देंगे जिसके ज़रिए ये अपनी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, या आपको लगता है कि 18 लाख में से मे बी हाफ द मनी हम लोग इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो अपने आप रिटर्न कमाता रहे और आधा जो पैसा है वो इस तरह से निवेश करें जहां से इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट जो है 50,000 रुपये लगभग हर महीना वो पूरी होती रहे? किस तरह से इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट का तालमेल बिठाएं इनके पोर्टफोलियो में 18 लाख रुपए से? कविता, मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें काफ़ी गैप्स है मेरे हिसाब से। इन्होंने कहा कि इन्होंने VRS लिए, उनके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 18 लाख रुपीज़, और इन्होंने कहा कि इनको 40 से 50,000 रुपये हर महीने लगेगा। तो इनके मतलब ये है कि इनकी 1 साल की रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपया, 3 साल में 18 लाख रुपीज़ इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर 3 साल में ये पैसा पूरा इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत थोड़ा सा पैसा बचेगा उसके बाद, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है कि इनकी रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना पैसा वो ग्रोथ में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो इनकी करंट रिक्वायरमेंट है उससे तो ये पैसे में 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा इनके लिए। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इनको डिवाइड करना है दोनों में, क्योंकि अभी भी इनके पास बहुत यंग है, 41 ईयर्स है, तो अभी काफ़ी लंबी लाइफ है आगे। वो डिपेंड करता है कि आगे जाके वो कुछ और काम करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, या कोई अपना बिजनेस करने वाले हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट जो है आगे चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है उनको डेफिनेटली इतनी इनकम तो यहाँ से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि फिर जैसा मैंने कहा कि 3 साल में उनके पैसे पूरे जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम करें, कुछ हिस्सा जो है वो सेफली इन्वेस्ट करके और रेगुलर इनकम भी जनरेट हो सकती है वहाँ से, चाहे वो बैंक में रखें या फिर दूसरे बॉन्ड्स हैं जैसे RBI के बॉन्ड्स, वो भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इन सब में पैसा जो है लॉक इन होता है। दूसरी एक बेनिफिट जो एक ऑप्शन देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी सेविंग फंड्स हैं उनमें अगर अभी पैसा लगाएं
तो वो भी एक उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और वहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को साइन करके या साथ में बैलेंस एडवांटेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से वो हर महीने पैसा निकालें। बट मुझे लगता है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इनको थोड़ा सा सोचना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी रियलिस्टिक है, उसके बाद ही ये डिसीजन करें। और जो पैसा अगर उनको कुछ भी पैसा अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, जो लगता है कि इसको नहीं टच करेंगे अगले 8-10 साल तक, तो फिर वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। वो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड जो है एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में या तो इक्विटी फंड में, जैसे कोटक इक्विटी हाइब्रिड है, यूटीएफ फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी है। ये सिर्फ वही पैसा जो कम से कम उनको 8-10 साल तक उसकी जरूरत ना हो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को समझें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। चलिए, देखिए, सभी लोगों को ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट करना कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप जब भी कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिटर्न्स को लेकर, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल तब होगी जब आप समझेंगे कि आप जिस निवेश के प्रोडक्ट को चुन रहे हैं वो आपको कैसे मुनाफा कमा कर दे सकता है, उसमें कहाँ कहाँ पर किस तरह से निवेश करने पर जोखिम हो सकता है, कहाँ कैसे निवेश करने पर आपको मुनाफा हो सकता है। तो मेरी जो गुजारिश होगी योगेश जी से वो यही होगी कि अपने लक्ष्य को थोड़ा सा और रीथिंक करें, क्योंकि आपने सवाल केवल 2 लाइन में पूछा है तो उसी तरह से हमने समझकर आपको जवाब दिया है। लेकिन अगर और बारीकी से आप जवाब चाहते हैं तो बारीकी से हमें अपनी डिटेल्स भी दें। और योगेश जी के अलावा अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है। आप चाहे तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भी हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल, मनी मंत्रा में वक्त हो गया है निवेश के गुरु मंत्र जानने का। अर्नब जी, बताएं आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या होगा? आज का गुरु मंत्र यही है कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हो तो आपको कठिन समय के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग सिर्फ अच्छे समय के बारे में सोचते हैं, लेकिन इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आपको उतार चढ़ाव आएंगे और खास करके जब गिरावट आती है तब वो समय काफी कठिन होता है। तो आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, तभी आप ओवर द लॉन्ग टर्म इक्विटी का बेनिफिट ले पाओगे। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? देखिए कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे एसेट एलोकेशन को फॉलो करें। हमेशा एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि कितना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएगा। उसके 2 फायदे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। एक तरफ तो वो आपको बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले रहे हैं और ये इंश्योर करेगा कि आप अपने रिस्क लेवल से ज्यादा आगे नहीं जाए। दूसरी तरफ ये आपको बताएगा कि किस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होगा तो रिटर्न कम मिलेंगे, एग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा तो रिटर्न थोड़े ज्यादा मिलेंगे। और इससे फायदा ये होता है कि आपको आगे जाके फ्यूचर में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। एसेट एलोकेशन के लिहाज से ही 2022 में क्या अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए हेमंत जी? देखिए, रीबैलेंसिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कविता। ये ऐसा नहीं है कि आपको साल के हिसाब से करना है, बट डिपेंड करता है आप कैसे इन्वेस्टर हैं। अगर आप मान लीजिए 20 साल के लिए रिटायरमेंट से दूर हैं आप और उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। रीबैलेंसिंग तब करेंगे जब अपने गोल के नक्शे अपने नजदीक पहुंच रहे हैं, 1 या 2 साल बाकी हैं, तब जाके रीबैलेंसिंग कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट अगर नजदीक हो तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप डिसाइड कीजिए। चलिए, तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला, मनी मंत्रा पर निवेशकों को गाइड किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें वो नंबर जहां पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हमें भेज सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है। और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, आपके आर्थिक सपने से जुड़ी कोई भी दुविधा, दिक्कत आपके पास है तो हम सुलझाएंगे, क्योंकि हम आपके फाइनेंशियल गाइड है। मनी मंत्रा को इंतजार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।